तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने वाले समताप मंडल के बारे में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और उसी में हमारी ओजोन मंडल लेयर रह गई थी। उसी को हम स्टार्ट करते हैं आगे से टॉपिक में कि ओजोन मंडल। देखिए, समताप मंडल में आपकी ओजोन मंडल पाई जाती है और समताप मंडल में ओजोन मंडल पाए जाने के कारण ही वायुमंडल की रक्षा कवच भी ओजोन मंडल को कहा जाता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए जो आपकी ओजोन मंडल होता है वो क्या करता है, वो किससे सुरक्षा प्रदान करता है आपकी, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेड से आपकी वायुमंडल की सुरक्षा करता है। और वायुमंडल में जो आपके ओजोन मंडल पाए जाते हैं इसके भिन्न भिन्न नाम भी ये देखिए। या इसे उपनाम भी कह सकते हैं, उपनाम। इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का रक्षा कवच। इसे कीमोस्फीयर भी कहते हैं। रासायनिक परत। रासायनिक परत क्यों कहते हैं, क्योंकि ओजोन का निर्माण भी होता है और विनाश भी होता है। इस कारण से इसे हम वायुमंडल का छाता भी कहते हैं। छाता भी कहा जाता है। देखिए कितने इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए, वायुमंडल का रक्षा कवच, कीमोस्फीयर या वायुमंडल का छाता, ये सब किसके लिए यूज किया जाता है, ये सब आपके ओजोन मंडल में, ओजोन मंडल की महत्वता या ओजोन मंडल की उपयोगिता के आधार पर। ओजोन मंडल में क्या पाई जाती है आपके, O3 यानी ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन मंडल के अंदर जो आपकी ओजोन गैस है उसकी सांद्रता या सघनता, ये पाई जाती है आपकी 25 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है। वर्तमान में ओजोन मंडल में क्या होता है, ओजोन परत का ह्रास या ओजोन होल या डिप्लेक्शन है, रिक्तीकरण हो रहा है। इसका मुख्य कारण CFC गैस की अधिक मात्रा का बढ़ना। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपकी ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर में ये आपका ओजोन होल है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है, हमने CFC गैस की अधिक मात्रा। अब CFC कहां से जाती है, CFC आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, बाहर से आपके रेफ्रिजरेटर की जो गैसें होती है या आपके जो एयर कंडीशनर होते हैं उनकी गैसें होती है, या कई आपके पेंट हम यूज करते हैं आजकल उनमें भी आपके कई जहरीली गैसें होती है। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर को प्रभावित क्या करते हैं, कार्बन की अधिक मात्रा, यानी कार्बन का अधिक उत्सर्जन।
और कार्बन की जो अधिक मात्रा है इसका उत्सर्जन हम देखते हैं कि जो विकसित देश है, दुनिया के जितने भी विकसित देश है, जैसे हमने कहा अमेरिका, चाइना, यूरोप आदि जो देश विकसित है, वहां पे क्या कार्बन की मात्रा अधिक यूज की जाती है, जिसके कारण सीएफसी का निर्माण, और सीएफसी क्या करेगी, आपके डायरेक्ट ओजोन परत को डिप्लेशन करेगी या ह्रास करेगी या उसको तोड़ने का काम करेगी। अब जो हमने कहा मेरे ये क्या करते हैं, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण से निकला कार्बन, औद्योगिकरण क्रियाओं से जितना भी आपका कार्बन निकलता है वो कहाँ जाता है, वो आपको वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में जो हमने कहा कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके रूप में वायुमंडल में जाता है, और वो क्या करता है, वो ओजोन परत को विनाश करता है, ओजोन परत में होल करता है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। और ये आपकी अगेन O3 यानी ओजोन का निर्माण, और ये जो होगी ये किससे प्रभावित होगी, आपके CFC। देखिए सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, वो जब नीचे आती है, वायुमंडल की नीचे आ रही है, तो वो क्या करती है, वो आपके ओजोन लेयर में O3 को तोड़ने का काम करती है, और ओजोन जब टूट जाती है तो ये तो आपका हो जाता है O अणु में, और ये हो जाता है आपका O2 ऑक्सीजन का। तो इन दोनों में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ये क्रिया कब होती है, क्रिया आपकी दिन में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओजोन का जो विनाश होता है मुख्यतः दिन में होता है, और उसी प्रकार से आपका O और O2 मिलके आगे क्या मिल जाता है, आपके ओजोन मिल जाता है, ओजोन बन जाता है। और ये क्रिया कब होती है, नाइट में होती है आपके। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओजोन का निर्माण भी होता है और ओजोन का विनाश भी होता है, और ये प्रक्रिया जो होती है इसे हम ओजोनीकरण भी कह सकते हैं। और जैसे ही आपकी वायुमंडल से सीएफसी जाती है, वायुमंडल से उठ के सीएफसी जाती है, तो वह सीएफसी जाने के पश्चात क्या करती है, वो भी इसी प्रकार से ओजोन का विनाश करती है। क्लोरीन अलग हो जाता है और फ्लोरीन अलग हो जाता है, जिसके कारण आपके ओजोन मंडल में रिक्तीकरण की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि हम इस सीएफसी को कंट्रोल कर ले, नियंत्रित कर ले, और अदर अन्य हानिकारक हार्मफुल गैसों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, यानी औद्योगिक क्रियाओं में जो कार्बन की मात्रा उत्सर्जित होती है उसको हम यदि कंट्रोल कर ले, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम ओजोन में होने वाले रिक्तीकरण को हम काफी सीमा तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपका जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यदि हमने क्या किया, सीएफसी या अदर कार्बन हार्मफुल गैसों को हमने कंट्रोल किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि आपकी ओजोन का निर्माण, ओजोन का विनाश होना और ओजोन का निर्माण होना, इसी आधार पर हमने इसको क्या कहा था, हमने कीमोस्फेयर या रासायनिक परत भी कही थी। हम इसमें ये देखते हैं कि जो ओजोन मंडल है उसमें जो आपकी ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, इसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, आपके हेनरी तथा कावी ने बताया था। और जो आपका ओजोन मंडल में जो रिक्तीकरण हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन में होल हो रहा है, उसके बारे में 1985 में जोसेफ और मैंने 1985 में ओजोन मंडल में होने वाले होल के बारे में सबसे पहले बताया था, और ये कहां पे बताया था, आपके अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका पे जो आपका होल हुआ उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, जोसेफ और मैंने। तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब ओजोन मंडल पढ़ रहे हैं
तो इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से एकदम सटीक क्वेश्चन होते हैं जिनका आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि उपनाम में कि कीमोस्फेयर किस लेयर को कहते हो, तो आपका आंसर ओजोन मंडल कहता है। ओजोन गैस में जो आपका ओजोन गैस में जो रिक्तीकरण हो रहा है या ओजोन गैस जो प्रभावित होती है वो किसके कारण होती है, वो कहते हैं सीएफसी के कारण। नंबर 1 पे हमेशा सीएफसी रहेगा। ओजोन मंडल में ओजोन की सांद्रता कितनी पाई जाती है, सबसे ज्यादा 25 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ओजोन मंडल में जो आपका होल हो रहा है सबसे पहले किसने बताया था, 1985 में जोसेफ फोरमैन ने अंटार्कटिका के बारे में बताया था। तो इसी के बारे में आगे बताते हैं और आपको देखिए इसके आगे हम देखते हैं ओजोन के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो ओजोन मंडल हो रहा है और इसमें जो छेद हो रहा है, ओजोन मंडल जो छेद हो रहा है उसके बारे में विकसित देश और विकासशील देश भी चिंतित है, परेशान है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ओजोन मंडल में रिक्तीकरण ना हो, ओजोन मंडल में जो कार्बन की मात्रा बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। और वो कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई, वो आपके मॉन्ट्रियल में आयोजित की। अब मॉन्ट्रियल में आयोजित हो जाने के कारण इसे हम मॉन्ट्रियल समझौता भी कह सकते हैं या मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। और ये कहां पर था, मॉन्ट्रियल आपके कनाडा में था। तो कनाडा में एक मॉन्ट्रियल समझौता किया गया जिसके अंतर्गत 33 देशों ने उसमें सम्मिलित हुए, उसमें आपका भारत भी था। और उसमें ये डिसाइड किया गया कि कार्बन की मात्रा को सभी विकसित देश धीरे धीरे उसको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें और उनको प्रतिबद्ध किया गया। तो वही जो एक समझौता हुआ था वो आपका हुआ था 1987 में। और वो कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता जो कनाडा में था, वो ओजोन परत को बचाने के लिए सबसे पहला आपका कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला सम्मेलन कहलाया। तो हम देखते हैं ओजोन मंडल को बचाने के लिए सबसे पहले एक मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ, टाइम 16 सितंबर 1987 में। कितने देश उपस्थित थे, 33 देश उपस्थित थे। कहां हुआ, यह आपका हुआ कनाडा में। उद्देश्य ओजोन परत को बचाना और कार्बन की मात्रा को नियंत्रित करना। और ये जो समझौता हुआ आपके कब हुआ था, 16 सितंबर। और इसी कारण से हमने ओजोन दिवस जिसको हम कहते हैं ओजोन डे कहते हैं, कब से मनाना स्टार्ट किया हमने, 16 सितंबर। तो आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि ओजोन मंडल या ओजोन लेयर को बचाने के लिए सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ हुई थी, वो आपकी मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से। और कहां पर हुई थी, आपकी कनाडा में हुई थी। कब हुई थी, 16 सितंबर 1987 में। और इस फिगर को याद करना बड़ा आसान है, देखिए 7 8 9, आप अगर रिपीट करोगे तो कंटिन्यू 7 8 9 और 1, यानी 16 सितंबर 1987 को आपको ये समझौता या 33 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। कहाँ हुआ था, ये कनाडा में होता। तो कनाडा आपको मालूम भी होना चाहिए, कनाडा कहाँ पर है, कनाडा यूएसए के जस्ट ऊपर जो देश है वही कनाडा कहलाता है, जिसे हम कंप्लीट कहते हैं उत्तर अमेरिका। उद्देश्य क्या था, ओजोन परत को बचाना और कार्बन की मात्रा को नियंत्रित करना था। और इसी 16 सितंबर डे के कारण इसको हमने ओजोन दिवस या ओजोन डे के रूप में मनाना स्टार्ट किया था कि एवरी ईयर हम 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं।
तो देखिए हमने ओजोन मंडल की बात की, और हमें एक चीज और अच्छे से मालूम होनी चाहिए, यदि ओजोन मंडल नहीं होता, यदि आपकी ओजोन परत नहीं होती तो वायुमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सिंपल सी सीधा सा फैक्ट है कि यदि ओजोन मंडल नहीं होती तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आपके धरातल पर आती, और उसके कारण धरातल का तापमान या पृथ्वी का तापमान ज्यादा बढ़ जाता, और तापमान बढ़ जाने के कारण उसके नेगेटिव इफेक्ट धरातल के ऊपर देखने को मिलते। और हम ये भी कहते हैं कि जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज है ये धरातल पर आती तो डिजीज, स्किन कैंसर, कई प्रकार की बीमारियां, त्वचा संबंधित बीमारियां, पेड़ पौधों के प्लांट खराब हो जाते, पूरी वनस्पति खराब हो जाती, जीव मंडल प्रभावित हो जाता। यानी कि आपके पर्यावरण में जो इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, वो डायरेक्ट आपके अल्ट्रावायलेट किरणें धरातल पर आने के कारण डायरेक्ट क्या हो जाता है, असंतुलित अवस्था की ओर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ओजोन मंडल आपके वायुमंडल के लिए एक रक्षा का कवच के रूप में काम करती है। जिस प्रकार से कवच बना हुआ है और उसी कारण से अल्ट्रावायलेट रेज आपके धरातल पर कंप्लीट नहीं आ पाती है। तो इसी में हम देखते हैं कि जो ओजोन मंडल थी वो कहाँ पाई गई थी, आपके समताप मंडल में, समताप मंडल में। तो देखते हम जैसे कि आपका ये था सौरमंडल था, फिर इसके ऊपर आपका समताप मंडल था, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और फिर इसके ऊपर आपका स्ट्रेटोपास पास था। तो आपको मालूम है सौरमंडल, सौरमंडल के बाद समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद स्ट्रेटोपास एक लेयर होती है, और स्ट्रेटोपास पे जो आपका ये तापमान होता है स्ट्रेटोपास पे, यहाँ तापमान कितना हो जाता है, यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि स्ट्रेटोपास में तापमान में जो तापमान बढ़ता जाता है वो रुक जाता है। यानी कि अभी कहते हैं स्ट्रेटोपास के ऊपर आपका तापमान कितना हो जाएगा, आपका तापमान हो जाएगा आपका तापमान हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री। हम यहाँ बताते हैं आपको ये तापमान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है। यानी यहाँ पर तापमान आपका बढ़ जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसी में हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटोपास एक अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मुक्ताक में या पल्स ऑफ क्लाउड किसके लिए कहा जाता है या किसको कहा जाता है। तो जो सही आंसर क्या होगा इसका, समताप मंडल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मुक्ताक में किस मंडल में होता है, मुक्ताक में कहाँ पाया जाता है, या पल्स ऑफ क्लाउड कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, समताप मंडल। तो इसी के साथ हम अगली लेयर स्टार्ट करते हैं, मेसोस्फीयर। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर का मतलब ये हो गया कि जो आपका मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के ऊपर आपका होता है मेसोपास होता है, और मेसोपास के बाद आपका थर्मोस्फीयर आ जाता है। तो मध्य मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं कि मध्य मंडल की क्या विशेषता है, और मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा क्या है। तो मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल पे आपका तापमान कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही मध्य मंडल के बाद आपका मेसोपास आता है वहां पे तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एक अच्छी बात ये समझिए, कल हमने पढ़ा था कि सौरमंडल में आपके एक सामान्य ताप पतन पाई जाती है, जिसे हम सामान्य ताप पतन में क्या कहते हैं कि तापमान ऊंचाई के साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी के विपरीत जब हम मेसोपास के ऊपर आते हैं तो तापमान घटने की बजाय तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और तापमान बढ़ने यानी ऊंचाई के साथ साथ आपका तापमान भी बढ़ रहा है। देन जब दोनों एक्टिविटी एक साथ होती है मौसम में, तो हम उसे कहते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का व्यत्क्रमण। और तापमान का व्यत्क्रमण कई बार पूछा गया कि तापमान का व्यत्क्रमण क्या होता है, कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान का भी बढ़ना। और इसी का जस्ट हम देखेंगे नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ताप पतन, यानी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होना। यानी दोनों तत्वों को आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तरफ नॉर्मल लैप्स रेट है, एक तरफ इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर है। देन नॉर्मल लैप्स रेट का मीनिंग क्या हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि हाइट पर जाने पर तापमान डिक्रीज हो रहा है। इधर आपका इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या हो गया कि हाइट पर जाने पर आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। देन सिमिलर है दोनों, हाइट देन टेम्परेचर इंक्रीज, बट नॉर्मल लैप्स रेट हाइट
इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और बच्चे कई बार भ्रमित होकर नॉर्मल लेफ्ट साइड या इनवर्स ऑफ टेम्परेचर में गलती कर देते हैं। और एक फैक्ट ये भी कि नॉर्मल लेफ्ट साइड में मुख्यतः हमने कहा था सौरमंडल में भी बताया था कि नॉर्मल लेफ्ट साइड किस प्रकार से डिक्रीज होती है हाइट के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर ये इसकी सामान्य औसत ऊंचाई कितनी होती है? इसकी होती है 50 से 80 किलोमीटर। और इसी में क्या होता है 50-80 किलोमीटर में यहाँ पे आपके इसके बाद मेसोस्फीयर के बाद जो ये ऊपर की भाग है यहाँ पाया जाता है मेसोपास। जिसे हम कहते हैं मध्य सीमा, मध्य सीमा। और यहीं पर आपके एक बादल बनते हैं जिसे हम कहते हैं नॉक्टिल्यूसेंट या नेक्टिल्यूसेंट बादल बनते हैं। और ये जो बादल का निर्माण होता है कहां से होता है? उल्का धूल या आपकी जो सौरमंडल से जो कण होता है, सौरमंडल से जो आपके धूल के कण जाते हैं, धूल के कण जाते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं? वो आपके यहाँ धूल के कण यहाँ आ जाते हैं और जलवाष्प से मिलकर संघनन करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि मुख्यतः के नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो बनते हैं वो क्या उल्का धूल और धूल कणों से निर्मित होते हैं और वहां पे थोड़ी जलवाष्प के कारण उनमें संघनन हो जाता है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे टेम्परेचर है मेसोस्फीयर में कितना हो जाता है टेम्परेचर? यहाँ पर मेसोस्फीयर में आपका टेम्परेचर हो जाता है आपका तापमान 80 किलोमीटर पे जाएंगे तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतना डिग्री सेंटीग्रेड तो हो जाता है, लेकिन जैसे इसके ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है? इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हाइट की बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर कम और यहाँ ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ना। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेसोस्फीयर की जो आपकी रेंज 50 to 80 किलोमीटर, क्लियर। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, तापमान कम होने लग जाता है। और यहाँ पर एक प्रकार के बादल का निर्माण कई बार देखा जाता है जिसको नेक्टिल्यूसेंट या नॉक्टिल्यूसेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो क्या होते हैं वो सामान्यतः वहां पर धूल के कण, उल्कापिंडों के धूल के कण या आपके सौरमंडल से उठकर गए धूल के कणों के द्वारा वहां जलवाष्प के द्वारा संघनन क्रिया हो जाने के कारण वहां पे कुछ इस प्रकार के बादलों का निर्माण देखने को मिलता है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं आपके ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसको हम कहते हैं तापमंडल। और इसकी क्या विशेषता है? अत्यधिक तापमान, कितना? 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बट यहाँ वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण वायुदाब कम रहता है, वायुदाब कम रहता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रोपोस्फीयर तापमंडल में अत्यधिक तापमान तो पाया जाता है, लेकिन वहां पर क्या है? वहां पे वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण वायुदाब कम रहता है। अतः यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विरल अवस्था पाई जाती है, विरल
यानी यहाँ पे जो कण होते हैं वो विरल रूप से फैले हुए होते हैं, और यदि हम यहाँ पे तापमान का अनुभव करें, तापमान का हमें अनुभव इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में फैले हुए रहते हैं दूर के कण, और लेकिन सघनता कम होने के कारण दूर दूर विरल रहते हैं इस कारण से। और इसी ट्रोपोस्फीयर को हमने, तापमंडल को हमने दो भागों में बांटा, जिसे हम कहते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, आयनों स्पेयर, और इसी को हमने कहते हैं आगे आयतन मंडल, आयतन मंडल। और आयतन मंडल में क्या कहेंगे, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। देखिए आपको आयन मंडल के बारे में जानकारी भी होगी कि जो हमारे आयन मंडल है, तो आयन मंडल में क्या आयन कण है, इलेक्ट्रॉन के आयन पाए जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन के आयन पाए जाने के कारण इस मंडल को हम क्या कह देते हैं, आयन मंडल कह देते हैं। और होता क्या है कि आयन मंडल की आपकी जो सौरमंडल होता है, सौरमंडल, यहां से आपके नाइट्रोजन, सौरमंडल से आपके नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स यहाँ तक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अवस्था में यहाँ पे फैले होते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम होने के कारण क्या, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे वायुमंडल में चल जाते हैं ऊपर की ओर, और जो प्रोटॉन होते हैं वो नीचे की ओर चल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो आपके वायुमंडल ऊपर बन जाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन आयन बनाते हैं, और इसी कारण से हमने इसको क्या कह दिया, आयन मंडल कह दिया। तो आयन मंडल के अंदर भी कुछ सम लेयर पाई जाती है, जैसे हमने कहा इस मंडल में आपकी डी लेयर पाई जाती है, फिर आपके ई लेयर पाई जाती है, फिर आपके एफ लेयर पाई जाती है, फिर आपकी जी लेयर पाई जाती है। तो हम इसे देखते हैं कि डी लेयर, ई लेयर या एफ लेयर या जी लेयर क्या है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए तापमंडल में बात करते हैं आयन मंडल की, आयन मंडल जो कितना 80 से आपका 640 किलोमीटर तक इसका आयन मंडल का विस्तार है। और आयन मंडल में आयन कण पाए जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसका नाम आयन मंडल हो गया। अब यदि आयन मंडल नहीं होता तो क्या होता, आयन मंडल नहीं होता तो आपके धरातल से जो आपके साउंड वेव जाती है वो वापस लौट के नहीं आती, और वापस लौट के नहीं आती तो ऊपर वो अंतरिक्ष में या ऊपर वायुमंडल के बाहरी भागों में चल जाती है। तो आयन मंडल क्या करता है, आयन मंडल आपकी साउंड वेव्स को वापस धरातल पर रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। इसी कारण से आप जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो शॉर्ट वेव्स आती है, वो किसके कारण बनती है, वो आपको आयन मंडल के कारण ही बनती है। तो आयन मंडल में हमने देखा है कि इसमें जो लेयर पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है डी लेयर, एक पाई जाती है आपका ई लेयर, और एक पाई जाती है आपकी एफ लेयर, एक लेयर पाई जाती है आपके जी लेयर, यानी 1 2 3 4 लेयर पाई जाती है। जो डी लेयर पाई जाती है वो कब कहां से कहां तक पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके 89 से 100 तक। और ई लेयर पाई जाती है आपकी, ई भी दो भागों में हो जाती है, एक तो होती है E2, एक होता है E1। ये पाई जाती है आपकी 100 से 130, और ये पाई जाती है आपकी 130 टू 150। F भी आपका F2 और F1 के रूप में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी 150 टू 90, और G पाई जाती है आपकी 480 तक आपकी ये लेयर पाई जाती है। तो ये देखते हैं कि डी, ई, एफ और जी, ये जो आपकी लेयर पाई जाती है, तो डी लेयर होती है वो 89 से 100 तक आपकी देखने को मिलती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं ई लेयर, तो इस दोनों लेयर को हम क्या कहते हैं,
कैनेली हेवी साइड भी कहते हैं। ई लेयर को हम क्या कहते हैं, E1 और E2 में इसका जो हमने क्लासिफाई किया, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, कैनेली हेवी साइड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से F1 और F2 एफ लेयर है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं देखिए कितना सिंपल नाम है, आपको पता तो एफ लेयर के बारे में आ जाए तो हमेशा गलत नहीं करना है। एफ लेयर आ जाए तो हमेशा एप्पल खाना है, आपको क्या खाना है, एप्पल खाना है, और एप्पल खाना है तो टन के रूप में खाना है। तो देखिए सिंपल से नाम क्या हो गया, एप्लीटन। या एप्लीटन लेयर कहाँ पाई जाती है, एप्लीटन लेयर आपके एफ में पाई जाती है, जिसका हमने क्या कहा F1 और F2 में, और उसकी रेट हमने कहा 152 399 तक पाई जाती है। तो इसी प्रकार से जी लेयर की हम देखें 390 से 480 तक आपकी पाई जाती है। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर ये पूछा जाता है कि एप्लीसन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये कैनेली हेविसाइड लेयर किसको कहा जाता है, और ये कहाँ पाई जाती है, आपके आयन मंडल में पाई जाती है। और डी लेयर क्या करता है, डी लेयर में देखिए जो आपका एक होती है आपकी शॉर्ट वेव्स होती है, एक होती है आपकी लॉन्ग वेव्स होती है। तो शॉर्ट वेव्स लॉन्ग वेव्स होती है तो इनके बारे में हम देखिए, जब ये वायुमंडल में जाती है कौन सी नीचे आ जाती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें, ये तो पाई जाती है आपकी 80 से 99, 80 से 99, और 99 से कई बार 100 भी मिलता है आपको बुक में, 99 से 130, और 130 टू 150, और 150 टू 380 हो जाती है। और इसी को हम देखते हैं 380 से आपका 380 से आपकी पाई जाती है आपकी 640 तक आपकी ये लेयर पाई जाती है। तो आपके जो ये डी लेयर हो गई, ई लेयर हो गई, और आपकी एफ लेयर हो गई, और जी लेयर हो गई। तो इन लेयरों की हम बात करें तो ये आयन मंडल में पाई जा रही थी। तो डी लेयर में हम देखते हैं आपकी जो निम्न आवृत्ति की जो वेव्स होती है, लो फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या करती है, ये तो डी लेयर में आपके उपस्थित रहती है, और बाकी जो हाई और शॉर्ट वेव होती है उनको क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। इसी प्रकार से E1, और ये आपके दिन के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय ये गायब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डी लेयर 80 से 99 के बीच में पाई जाती है, और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी आपके शॉर्ट वेव्स और हाई वेव्स को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। इसके पश्चात हम देखते हैं ई लेयर E1 और E2, यानी ई लेयर के भी दो पार्ट है, E1 और E2। E1 पाई जाती है 99 से आपके 130 तक पाई जाती है, और E2 पाई जाती है 130 से लेके आपको 150 तक पाई जाती है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या, कैनेली हेविसाइड का। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, और आपके शॉर्ट और आपके हाई वेव्स इनका क्या किया जाता है, यहाँ पे परावर्तन कर लिया जाता है, यानी रिफ्लेक्शन कर लिया जाता है। और F1 और F2 जो आपके पास जाती है 150 टू 380 तक। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे क्या शॉर्ट वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, शॉर्ट वेव्स कहाँ पे, F1 में शॉर्ट वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित होके चले जाती है, और आपके वायुमंडल में आती है, इसी कारण से आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लियर सुनाई देती है। जी लेयर का जो आपकी रेंज है वो पाई जाती है आपकी 380 से और 640 तक आपकी पाई जाती है, और कई बार हम इसको 40 भी कह सकते हैं कि 400 टू 640 तक आपका जी लेयर का विस्तार देखने को मिलता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि आयतन मंडल क्या है। अगला हम देख रहे हैं कि आयतन मंडल, तो आयतन मंडल की भी क्या है, वही विशेषता है कि वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण यहाँ पर भी तापमान काफी ज्यादा पाया जाता है। लेकिन हम इसको समझने के लिए एक बात करते हैं हम, लगेगा आपको मजा, लेकिन इसी में आपका आंसर आएगी। तो चुंबा देगी, और चुंबा देगी तो क्या होगा, रेडिएशन होगा,
और रेडिएशन होगा तो क्या जाएगा आपके चेहरे पर, ग्लो आ जाएगा, यानी चमक आ जाएगी। क्या जाएगी, चमक आ जाएगी। तो अब आएगी कब आएगी, जब आपकी इनकम अच्छी होगी, आपकी आय अच्छी होगी, तो जब भी तो आएगी। अब आप कमाते ही नहीं तो कहां से आएगी वो आपके पास, तो आपकी इनकम अच्छी होगी। तो हमने कहा कि आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद हमने कहा था आयतन मंडल। आयतन मंडल, तो आयतन मंडल में हमने कहा आएगी तो चुंबक देगी। तो ये आयतन मंडल में एक लेयर है आपकी चुंबकीय मंडल, चुंबकीय मंडल, चुंबकीय मंडल। और क्या, रेडिएशन। तो यहां पे एक लेयर पाई जाती है चुंबकीय मंडल के पास में, वाल अलेन रेडिएशन, वाल अलेन रेडिएशन। और इन्हीं के बीच में क्या होता है, एक ग्लो, एक चमक होती है यहाँ पे, एक चमक जिसको हम कहते हैं चमक होती है, ग्लो होती है। तो ब्रह्मांड में क्या होती है, जो आपके ब्रह्मांड में होती है चमक, जो हमने कहा चमक। और ये जो चमक होती है उसको हमने दो भागों में कहा था, अरोरा, अरोरा, यहाँ पे कहा हमने अरोरा, अरोरा बोरेलियस, अरोरा बोरेलियस, और इसको हमने कहा अरोरा ऑस्ट्रेलियन। ये होती है आपकी उत्तरी ध्रुव की घटना होती है, और ये होती है आपकी दक्षिणी ध्रुव की घटना होता है। तो हमने क्या कि आएगी तो चुंबा देगी, तो इसी को हमने कहा आएगी तो चुंबा देगी, और चुंबा देगी तो रेडिएशन होगा, रेडिएशन होगा तो ग्लो होगा। तो इसी को लाइन को अगर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बता सकते हो, यानी आएगी तो चुंबा देगी। तो ये था ग्लो से क्या होता है, ये था ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या चमकता है, प्रकाश होता है, ब्रह्मांड के चमकते प्रकाश, वो यहाँ पे एकदम प्रकाश के रूप में काफी एक तरीके से एकदम आपका एक लाइट की तरह चमकता है। वो कहाँ पर चमकता है, आपका उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। और जब ये घटना होती है आपकी, इस घटना को हम अरोरा, अरोरा, अरोरा यानी प्रातःकाल होता है वैसे तो अरोरा यानी उत्तर ध्रुव में हमने क्या कहा, बोरेलियस, अरोरा बोरेलियस कहां पर होता है, आपका आयतन मंडल में होता है। और कहां पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर होता है। और अरोरा ऑस्ट्रेलियन का होता है दक्षिण ध्रुव पर होता है, जिसको हम कहते हैं उत्तरी समेत ज्योति और दक्षिण समेत ज्योति के नाम से भी जानते हैं। यानी ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक जो वेव्स होती है उनके फ्रिक्शन के कारण आपके ब्रह्मांड में जो चमकते हुए एक ग्लो के रूप में जो चमकीला जो प्रकाश बड़े अचानक आपको नजर आता है, और काफी एकदम ब्रह्मांड में एकदम चमकीला जो प्रकाश नजर आता है, उसको हमने क्या कह दिया, अरोरा बोरेलियस और अरोरा ऑस्ट्रेलियन कह दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरोरा बोरेलियस कहां पर होता है या अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहां पर हो जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलियस तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी साउथ में, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया अरोरा, तो अरोरा बोरेलियस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो इन दोनों के बारे में कंफ्यूज नहीं हो रहा कि कहां पर होती है, आयतन मंडल में होते हैं। तो आपको ये जो ट्रिक्स मैंने बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि आएगी तो चुंबा देगी, और रेडिएशन होगा, रेडिएशन होगा तो ग्लो होगा यानी चमक होगा। तो आयन मंडल में जो चुंबकीय मंडल होता है और वहां पे जो रेडिएशन होता है, तो वहीं पर एक लेयर पाई जाती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वाल अलेन रेडिएशन के नाम से बताया। और ग्लो यानी ब्रह्मांड में चमकते हुए जो कॉस्मिक वेव्स होती है उनका जो इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि आपका जो पूरा वायुमंडल है किस प्रकार से वायुमंडल का फैला हुआ है, और किस प्रकार से वायुमंडल की लेयर पाई जाती है, और एवरी लेयर डिफरेंट नेक्स्ट लेयर, यानी हर परत में दूसरी परत की तुलना में कहीं ना कहीं तापमान, घनत्व या अन्य विशेषता को लेकर के प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। तो एग्जाम के पर्पज से आपको वायुमंडल का चैप्टर कैसा लगा, ठीक लगा होगा आपको। और आप इस चैप्टर को यदि आप पढ़ के जाते हो तो मैं मानता हूं कि आपके अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, अगर आप थोड़ा सा उनको यूज करोगे तो ये चैप्टर और आसान हो जाएगा। और इसमें अधिकतर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायुमंडल की जो पेटियां, वायुमंडल की जो लेयर होती है उनका सीक्वेंस क्या होता है। कई बार किसी लेयर को
विशेष रूप से उसके उपनाम के रूप में जाना जाता है। कई बार समता मंडल की विशेषता पूछ लेते हैं, कई बार सौर मंडल में जो हम कहते हैं परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं, कई बार कहते हैं कॉस्मिक वेव्स कहाँ पर नजर आती है उसके बारे में पूछ लेते हैं, आयन मंडल को आयतन मंडल क्यों कहते हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं। जो आपके फ्रीक्वेंसी ई एफ के बारे में हमने पढ़ा, ई एफ जी एच, तो वहां से हमने शॉर्ट वेव्स होता है उसके बारे में पूछ। देन कहने का मतलब यह है कि आपको बुक के द्वारा आपको इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कवर करना है और आपको नोट्स बनाते हुए, आपको हर लेयर के नोट्स बनाते हुए सटीक नोट्स बनाइए, तो आप आने वाले एग्जाम में जब भी आपके लिए ये एग्जाम में जब भी वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सही करोगे, उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका जो वायुमंडल में जो लेयर पाई जाती है, हमने जैसे कहा था, उसके अलावा हमने रासायनिक संगठन के आधार भी कहा था, रासायनिक संगठन भी बताया था, रासायनिक संगठन के आधार पर मिले। तो रासायनिक संगठन के आधार पर हमने कहा था होमोस्फेयर, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर यानी सममंडल देन विषममंडल, किसके आधार पर? रासायनिक मंडल के आधार पर। तो जो आपका ये चैप्टर है रासायनिक मंडल के आधार पर, इसको हम कल करेंगे और कल की क्लास में बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंट है, और कल हम ये भी बताएंगे आपको कि वायुमंडल से रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में सटीक पूछे गए और जिनका आंसर आपको चुटकियों में हल करना आ जाएगा। इसलिए कल की क्लास में मिलते हैं और स्टार्ट करेंगे वायुमंडल की रासायनिक परतों के बारे में। थैंक यू।